क्या आपको पता है कि पूरी इंडिया की सबसे बड़ी मूवियों में से एक केजीएफ, क्या केजीएफ की कहानी सच्ची है? और अगर सच्ची है तो रॉकी कौन था और असलियत में केजीएफ कहाँ स्थित है? आज हम आपको इस वीडियो में केजीएफ का पूरा इतिहास बताने वाले हैं और केजीएफ के बारे में बहुत सी अमेजिंग सी बातें बताने वाले हैं। सो लेट्स बिगन। 2018 में आई केजीएफ मूवी ने केजीएफ को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया है और इस मूवी के आने से पहले केजीएफ को कोई भी नहीं जानता था। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते थे। केजीएफ का फुल फॉर्म कोलार गोल्ड फील्ड्स है। केजीएफ भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान थी। इसमें से लगभग भारत का 95% सोना निकाला जा चुका है। इसमें से 90 टन से भी ज्यादा सोना निकल चुका है। जिस टाइम पे केजीएफ को चालू किया गया था उस टाइम पर तो कहीं बाहर से भी सोना इंपोर्ट नहीं किया गया। केजीएफ कर्नाटक का एक माइनिंग रीजन है, मतलब एक खनन क्षेत्र है जो कि कोलार से 30 किलोमीटर और बेंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रहवास भी है। यहाँ पर लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं। इन लोगों के पूर्वज पहले सोने की खदानों में काम किया करते थे। कहा जाता है कि इसकी खोज की शुरुआत किंगडम ऑफ मसूरी के टाइम पर ही हो गई थी, लेकिन उस टाइम पर टेक्नोलॉजी और साधन ना होने के कारण इसे निकाला नहीं जा सका। आखिर केजीएफ में से कैसे सोना ढूंढा गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के पहले लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ पर सोना है और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण इसमें से सोना नहीं निकाला गया। और फिर जब 1871 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आ चुकी थी, तब माइकल लोवेल नाम के एक रिटायर ऑफिसर को यहाँ सोना होने की बात पता चली और उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्टें भी पढ़ी जो 19वीं सदी में छापी गई थी। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद माइकल ने माइनिंग के बारे में सोचा। इसके बाद माइकल ने यहाँ पर सालों तक सर्वे किया। इसके बाद इन्हें पता चला कि यहाँ पर सोना स्थित है। फिर 1875 में इनको माइनिंग करने का अप्रूवल मिल गया, लेकिन कोलार एक बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस काम को कर पाए। और तब उन्होंने इसके लिए इन्वेस्टर ढूंढना चालू कर दिया और तब इसकी माइनिंग का काम जॉन टेलर्स एंड सन्स कंपनी के हाथों में आ गया। 1880 में यहाँ की माइनिंग का काम चालू हुआ और शुरुआत में यहाँ पर मजदूर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में काम करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना ही मशीनें थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी, और इसी कारण हादसे होते थे और बहुत सारे मजदूरों को यहाँ पर जान गंवानी पड़ी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 120 साल चलने वाली माइनिंग में 6000 लोग मारे गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ की माइनिंग ठीक से नहीं लग रही थी। और इसके 10 साल बाद 1890 में यहाँ पर सबसे हाईटेक मशीनें लगवाई गई, लेकिन मशीनें के लगाने के बाद बिजली की कमी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसके बाद भारत का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगवाया गया और मिट्टी को छानने के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ती थी। इसके लिए सबसे पहली आर्टिफिशियल झील यहाँ पर बनवाई गई, जो कि मंगलो टाउन में बनवाई गई थी। और ये सारी ज़रूरतें पूरी करते करते 1902 आ चुका था और तब तक कोलार में से 95% सोना निकाला जा चुका था। और इसकी तरक्की होने के साथ साथ शहर की तरक्की भी होने लगी, क्योंकि कोलार में जो बड़े ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने अपने घर यहाँ पर बनवाना शुरू कर दिए थे, जिससे कि ये इलाका बड़े शहरों में आने लगा। यहाँ पर मकान, हॉस्पिटल और गोल्फ क्लब भी बन चुका था, लेकिन ये सब सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए बनवाया गया था। भारतीय लोगों की हालत वैसी ही थी जैसी पहले थी। जॉन टेलर ने इसका काम 76 सालों तक संभाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश आजाद होने के 9 साल बाद तक भी कोलार पर माइनिंग जॉन टेलर ने ही की थी। फिर 1956 में भारत सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया। फिर 1972 में BGML भारत गोल्ड माइन LTD ये PCO बनाया और इसमें ही माइनिंग की गई और इसने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। 1972 में ये पूरी तरह से इंडिया का हो गया, लेकिन पहले यहाँ पर ऊपर ही सोना मिल जाया करता था और जब तक इंडिया के हाथों में इसकी बागडोर आई तब तक यहाँ पर से 90 टन सोना तो निकाला जा ही चुका था और इसका गड्ढा 3 किलोमीटर अंदर तक हो गया था। और तब ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन बन गई। इसके अंदर काम करने में बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री और ह्यूमिडिटी 95% हो चुकी थी और यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मारे जाते थे। और यहाँ की माइनिंग का काम 1880 में चालू होकर 120 साल चलने के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि शुरुआत में प्रति टन अयस्क में सोने की मात्रा 45 ग्राम होती थी, लेकिन 1990 के बाद में इसकी मात्रा सिर्फ 3 ग्राम रह गई, जिससे कि कंपनी को भी घाटा होने लगा। और इस केजीएफ की कहानी में रॉकी कौन था? असल में चैप्टर 1 में रॉकी और थंगम की कहानी कुछ कुछ मेल खाती है और थंगम चंदन की तस्करी करने वाले वीरप्पन के बाद दूसरे नंबर पर आता था, लेकिन इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसके डायरेक्टर ने भी इसको रियल नहीं कहा है,
लेकिन थोड़े टाइम बाद खंगम का इनकाउंटर हो जाता है। सो दैट इट इन्फो। वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।